नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बंगाल में बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने लगाया टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। कांग्रेस ने भी ममता सरकार पर साधा निशाना। हुमायूं कबीर के फिर तल्ख हुए तेवर। खुद को बताया बंगाल का ओवैसी। एआईएमआईएम प्रमुख के साथ चुनाव लड़ने का ठोका दावा। कहा समय बताएगा बंगाल का मुसलमान किसके साथ। देश सीमाओं को मजबूत करने की दिशा में सरकार का एक और बड़ा कदम। रक्षा मंत्री ने लद्दाख में श्योक टनल सहित 5,000 करोड़ रुपए की 125 रणनीतिक परियोजनाएं राष्ट्र को की समर्पित। सुरक्षा, विकास और कनेक्टिविटी के साथ साधने का लक्ष्य। एविएशन नेटवर्क का तेजी से हो रहा है सामान्य। परिचालन पूरी तरह से स्थिर होने तक सुधारात्मक उपाय जारी। इंडिगो ने अब तक यात्रियों को 610 करोड़ रुपए का रिफंड किया जारी। डीजीसीए ने इंडिगो को शो कॉज नोटिस का जवाब देने की समय सीमा 24 घंटे बढ़ाई। उम्मीद केंद्रीय पोर्टल की समय सीमा पूरी हुई। पोर्टल आधिकारिक तौर पर 6 दिसंबर को अपलोड के लिए बंद। पोर्टल पर 5,17,040 वक्फ संपत्तियों को किया गया शामिल। नासिक के सप्तशृंगी गढ़घाट पर भीषण सड़क हादसा। श्रद्धालुओं से भरी भारी कार गहरी खाई में पलटी। 6 की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। पहले एसआईआर के मुद्दे पर राज्य की सियासत गरमाई हुई थी। अब टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद बंगाल की राजनीति में उबाल आ गया है। जहां एक ओर टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, वहीं मामले पर ममता बनर्जी की खामोशी और राज्य प्रशासन का सहयोग कई सवाल भी खड़े कर रहा है। इस बीच कोलकाता में आज भगवद गीता के पाठ के लिए लाखों लोगों के जुटने की घटना को भी राज्य में बदलते समीकरण के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के मामले का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। शनिवार को टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अपने समर्थकों के साथ मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी तो मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया। मामले को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। टीएमसी पर आरोप लगाया गया है कि हुमायूं कबीर को टीएमसी से निकालना केवल एक राजनीतिक ड्रामा है। हुमायूं कबीर के माध्यम से टीएमसी बाबरी मस्जिद के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति को अंजाम दे रही है। The persons who do the politics on the basis of only on the basis of the religion, they are destroying the secular fabric of the country. It is with the blessings of Mamta it is happening. उधर बाबरी मस्जिद करने का निर्णय भी उनके पार्टी वाले करते हैं, बाद में ममता जी उसका विरोध करते हैं। पहले उनको पार्टी में लिया क्यों? जब वो पहले से बोल रहे थे, अभी तक क्यों उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया? अभी एक्शन लेके ये नाटक करने का कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में एक तरफ अपीजमेंट की राजनीति है और दूसरी तरफ विकास की राजनीति खड़ी है। चाहे ममता बंदोपाध्याय हो चाहे हुमायूं कबीर हो, दोनों ही अपीजमेंट के तरफ खड़े हैं। टीएमसी पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करना चाहती। एक तरफ तो हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर कर दिया, दूसरी तरफ टीएमसी के इशारे पर ही ये सब काम हो रहा है। टीएमसी ध्रुवीकरण चाहती है। टीएमसी पश्चिम बंगाल में वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहती है। भले ही टीएमसी और ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित करने की बात कह रही हो, लेकिन 6 दिसंबर को जिस तरह से बंगाल का पूरा प्रशासन बाबरी मस्जिद के लिए इकट्ठा हुए लोगों के पक्ष में काम करता नजर आया, उससे ममता बनर्जी के दोहरे रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने भी टीएमसी पर बंगाल में वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद मुकदमे में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी टीएमसी को बाबरी मस्जिद के नाम पर राजनीति करने पर घेरा है। Question should be asked to Mamata Banerjee why she is so silent, because Mamata Banerjee is well known for his vocal character. She always vociferous. So this is the incumbent upon Mamata Banerjee to react on whatever way
she likes. आज टीएमसी के नेता बंगाल में इलेक्शन आया तो उनको याद आया और मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हो गई। हमारा तो कहना है कि बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए। जहां बंगाल में बाबरी मस्जिद का विवाद गहराया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर रविवार को सनातन संस्कृति संसद के बैनर तले कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लोखो कंठे गीता पाठ का आयोजन किया गया। इसमें करीब 5 लाख लोग भगवत गीता का पाठ करने के लिए इकट्ठा हुए। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में सियासत का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक और एसआईआर को लेकर बंगाल राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, तो वहीं बाबरी मस्जिद के मामले ने बंगाल के सियासी पारे को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार में भले ही एसआईआर की राजनीतिक विवाद इसका रहा हो, लेकिन एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही तरीके से संपन्न हो गई और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी निष्पक्षता से पूरे हो चुके हैं। लेकिन बंगाल में एसआईआर को लेकर मामला बुरी तरह से गरमाया हुआ है। जब से बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ है, उसके बाद से बहुत बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए वापस जा चुके हैं और मोहल्ले के मोहल्ले खाली पड़े हुए हैं। और इसी बीच बंगाल में कई बीएलओ और कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी राज्य सरकार और ममता बनर्जी पर हमलावर है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल का सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच सूबे में जारी पश्चिम बंगाल एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों में दहशत का माहौल है। ऐसा ही मंजर देखने को मिला पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में, जहां मध्यम ग्राम माथपारा गांव पूरी तरह वीरान हो गया है। मध्यम ग्राम नगर पालिका के 3 नंबर वार्ड में सैकड़ों परिवार रहा करते थे, लेकिन सभी परिवार रातों रात गायब हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां बांग्लादेश से आए लोग रह रहे थे, जो पश्चिम बंगाल सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रहे थे। योजना में सामान्य वर्ग की गरीब महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए, जबकि SC/ST वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1200 रुपए दिए जा रहे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि एसआईआर के डर से ये इलाका रातों रात वीरान हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सीईओ कार्यालय ममता सरकार को बार बार चेतावनी दे रहा है। बावजूद बारुईपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से अनुशासनहीनता और अवैध गतिविधियों की घटना सामने आई है। बारुईपुर पूर्व के एक बीएलओ को निर्वाचन आयोग के 4 नवंबर को अनुशासन भंग करने के आरोप में बर्खास्त करने के बावजूद 25 नवंबर के इन्यूमरेशन फॉर्म पर बीएलओ के हस्ताक्षर मौजूद हैं। इस संदर्भ में सीईओ कार्यालय ने सवाल उठाए हैं कि ये कैसे संभव हुआ है। सीईओ कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता के साथ साथ सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल के पास भी इस संबंध में शिकायतें जमा हुई हैं। खबर है कि केवल बारुईपुर पूर्व के 94 नंबर बूथ के कई बीएलओ सीईओ कार्यालय की जांच के दायरे में हैं। कमीशन के एक अधिकारी ने बताया कि तृणमूल के बूथ अध्यक्ष की एक शिक्षिका को पहले 94 नंबर बूथ का बीएलओ बनाया गया था। विपक्षी दल की शिकायत के आधार पर उस शिक्षिका को हटाकर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को यह जिम्मेदारी दी गई। कमीशन का कहना है कि इसके बावजूद हटाए गए बीएलओ ने कई फॉर्म जमा किए हैं। सवाल पूछे जाने पर नए नियुक्त बीएलओ ने बताया कि बीमारी के कारण 96 नंबर बूथ के बीएलओ ने फॉर्म एकत्र किए थे। हटाए गए बीएलओ ने जो भी फॉर्म एकत्र किए हैं, अब उन दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर गड़बड़ी को लेकर भाजपा नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर हमला बोला है। बंगाल में एसआईआर को लेकर बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है, धांधली हो रही है। ऐसे लाखों लोग हैं जो यहाँ का सिटीजन नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, लेकिन उन्होंने फॉर्म लिया और फॉर्म फिलअप किया है। इसलिए स्क्रूटिनी यहाँ पूरा होना चाहिए। फॉर्म गया है तो वापिस नहीं आया, ऐसा भी है शंका। लेकिन जो फॉर्म वापिस आया उसमें भी तो मुझे लगता है 10% कम से कम फॉल्स नाम है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये और बीएलओ लोग जानते हैं जो दूसरा नाम दिया है जिससे इसका रिश्ता नहीं है, वो जानबूझ के कराया है। बंगाल में एक के बाद एक नई राजनीतिक हलचल के बीच जारी एसआईआर को लेकर राज्य सरकार का रवैया लगातार सवालों के घेरे में है। प्रसन्नजीत बख्शी और सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
देश की रक्षा तैयारियों में जहां भारत साजो सामान को लेकर तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है, तो वहीं सीमावर्ती इलाकों में ढांचागत विकास भी मोदी सरकार की प्राथमिकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख में 125 प्रोजेक्ट देश को समर्पित किए, जिसमें रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण श्योक सुरंग भी शामिल है, जिसके बनने के बाद 12 महीने उन इलाकों तक भी कनेक्टिविटी बनी रहेगी जहां बर्फबारी के बाद रास्ता रुक जाता था। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि दूर दराज इलाके तक ढांचागत रणनीतिक पहुंच ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को ऐतिहासिक सफलता मिली। देश की सीमाओं पर मजबूत बुनियादी ढांचा, सुरक्षा, विकास और कनेक्टिविटी का लक्ष्य, देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने की कवायद। देश के सीमांत क्षेत्र में आधारभूत संरचना को मजबूती देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लद्दाख में 125 महत्वपूर्ण बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को देश को समर्पित किया। इन परियोजनाओं में कुल 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 28 सड़कें, 93 पुल और 4 विविध परियोजनाएं शामिल हैं, जो 2 केंद्र शासित प्रदेशों और 7 राज्यों में पूरी की गई हैं। लेह में बीआरओ प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर एरिया कनेक्टिविटी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये सभी प्रोजेक्ट देश की सीमाओं पर मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने की सरकार की अटल प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये कदम विकसित भारत की दृष्टि के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य सुरक्षा, विकास और कनेक्टिविटी को साथ लेकर चलना है। उन्होंने कहा कि रोड्स, रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट सपोर्ट, सर्विलांस नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी की वजह से हमारे जवान मजबूती से मुस्तैद हैं। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि ऑपरेशन की ऐतिहासिक सफलता तभी संभव हो पाई क्योंकि भारतीय सेनाओं, सिविल प्रशासन और सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के बीच मजबूत कनेक्टिविटी और बेहतरीन समन्वय था। आज हमारे जवान कठिन इलाकों में इसलिए मजबूती से खड़े हैं क्योंकि उनके पास रोड्स, रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट सपोर्ट, सर्विलेंस नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, यह सारी चीजें उपलब्ध है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर को प्रभावी तरीके से अंजाम दिया। वैसे करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी सेनाओं ने पराक्रम के साथ साथ धैर्य का भी परिचय देते हुए उतना ही किया जितना की आवश्यक था। इतना बड़ा ऑपरेशन इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग थी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास सही समय पर लॉजिस्टिक्स को पहुंचाया जा सका। रक्षा मंत्री ने लद्दाख में जिन सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों को देश को समर्पित किया, इन परियोजनाओं में सबसे अहम है दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी मार्ग पर रणनीतिक श्योक सुरंग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इससे देश की सामरिक क्षमता को एक बड़ी शक्ति मिली है। इस टनल प्रोजेक्ट से लद्दाख के दूर दराज के गांवों और आगे की सैन्य चौकियों तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। डेप्सांग डीबीओ के महत्वपूर्ण अप्रोच रूट पर बना 12,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। श्योक टनल के चालू होने से पूर्वी लद्दाख के डेप्सांग डीबीओ सेक्टर तक पहुंच अब और तेज, सुरक्षित और सुगम हो जाएगी। साथ ही टनल से भारी बर्फबारी में भी सप्लाई लाइन अब नहीं रुकेगी। सैनिकों, हथियार व लॉजिस्टिक्स मूवमेंट की गति कई गुना बढ़ेगी। संवेदनशील एलएसी क्षेत्रों में ऑपरेशनल रेडीनेस और मजबूत होगी और साथ ही मौसम के कारण होने वाली देरी और जोखिम में बड़ी कमी आएगी। इस टनल के शुरू होने से अब न केवल स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी, बल्कि भारत की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा भी और अधिक मजबूत होगी। कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले इंजीनियरों और कर्मियों के अथक प्रयास ने इस असंभव सी दिखने वाली परियोजना को संभव कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में स्थित गलवान युद्ध स्मारक का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। यह स्मारक भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों की अद्वितीय बहादुरी, प्रतिबद्धता और बलिदान को समर्पित है, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। ब्यूरो इनपुट के साथ विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली के लाल किला परिसर में आयोजित अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। सत्र को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि विरासत संरक्षण में यूनेस्को की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और भारत द्वारा इसे लंबे समय से मान्यता प्राप्त है। हमने इसके प्रयासों में योगदान दिया है और साथ ही इसकी सर्वोत्तम प्रथाओं से शक्ति भी प्राप्त की है। कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का घर होने के अलावा भारत ने स्वयं दुनिया भर में कई संरक्षण और संवर्धन परियोजनाएं शुरू की हैं। इस जुड़ाव का एक प्रमुख आयाम अमूर्त विरासत का संरक्षण है। UNESCO's role in heritage preservation is particularly important and one that has been long recognized by India. We have contributed to its endeavors while drawing strength from its best practices. Besides being home to many UNESCO World Heritage Sites, India has itself undertaken many preservation and conservation projects across the world. A key dimension of that engagement is preservation of intangible heritage. In doing so, we acknowledge that traditions, languages, rituals, music, craftsmanship, festivals and performing arts are invaluable aspects of human inheritance. मानवता के लिए धर्म के प्रति निष्ठा का मूल मंत्र देने वाले हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वें शहीदी शताब्दी समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि जब मुगल आक्रांताओं ने देश पर आक्रमण कर लोगों को धर्मांतरण और महिलाओं पर अन्याय और हिंसा करने लगे, तब हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अपना सर्वस्व बलिदान देकर राष्ट्र की रक्षा की। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन में संपूर्ण मानवता के लिए, सत्य के लिए और हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है। मुगल सल्तनत के बादशाहों ने जब हमारे समाज पर आक्रमण किया और जबरदस्ती से धर्मांतरण करने की कोशिश की, मंदिरों का ध्वंस किया, मां बहनों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुए, तब हमारे समाज की रक्षा के लिए हिंद दी चादर से गुरु तेग बहादुर साहब जी ने पूरी अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे धर्म की और समाज की रक्षा की। सोनिया गांधी के नेहरू की लेगेसी को खत्म करने के आरोप पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस ने केवल नेहरू की लेगेसी को जीवित रखने के लिए अन्य कांग्रेसी या गैर कांग्रेसी नेताओं की लेगेसी को खत्म किया है। सरदार पटेल के साथ भी ऐसा ही हुआ। सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस ने दरकिनार किया। साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ जो व्यवहार पंडित नेहरू का रहा, उसे दुनिया जानती है। सोनिया गांधी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि द रूलिंग डिस्पेंसेशन अर्थात भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी के लेगेसी को मिटाना चाहती है। मैं सोनिया जी को ससम्मान कहना चाहूंगा कि केवल और केवल नेहरू जी को जीवित रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने न जाने कितने महानुभावों को उनके लेगेसी को समाप्त किया है। उनमें सबसे बड़े उदाहरण वल्लभ भाई पटेल जी को समाप्त करने की कोशिश की गई कांग्रेस के अंदर ही। ठीक उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी को कई वर्षों तक जिस प्रकार उनकी उपेक्षा की गई, उससे बड़ी बात है कि बाबा साहेब अम्बेडकर उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। नेशनल हेराल्ड पर संबित पात्रा ने कहा कि जिन पर नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को गबन करने का आरोप है, असल में वो नेहरू की लेगेसी को खत्म कर रहे हैं। जहां तक फिनिशिंग ऑफ नेहरूज लेगेसी का सवाल है, मैं तो अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि who best will finish the legacy of Nehru other than the present clan of the Gandhis, the so-called Gandhis, who are out on bail in the National Herald case. National Herald जिसे नेहरू जी ने आरंभ किया था
और उनके उस संपत्ति को गबन करने के चक्कर में जो आज बेल पे बाहर है और अभी जिनके खिलाफ FIR हुआ है, इफ दे आर नॉट टार्निशिंग द लेगेसी ऑफ नेहरू, हु एल्स इज ट्राइंग टू टार्निश द लेगेसी ऑफ नेहरू? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया ब्लॉक लाइफ सपोर्ट पर है, पर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि यह टिप्पणी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व पर सीधा प्रहार है। भंडारी ने आरोप लगाया है कि उमर अब्दुल्ला हो या हेमंत सोरेन, सभी का मानना है कि राहुल गांधी के 95 चुनाव हारने के बाद कांग्रेस अब एक परिजीवी पार्टी बन गई है। राहुल गांधी की लीडरशिप जो इंडी अलायंस पे है, उस पर एक करारा तमाचा है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला हो या हेमंत सोरेन हो, सब इस बात को मानते हैं कि राहुल गांधी जो 95 चुनाव हार चुके हैं, वो कांग्रेस पार्टी एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। राहुल गांधी बेशक कहने को लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, परंतु ऑपोजिशन के लोग ही राहुल गांधी की लीडरशिप के खिलाफ बोल रहे हैं। आज इस बात को भी ये प्रूफ करता है कि जो कांग्रेस पार्टी कभी वोट चोरी, कभी EVM, कभी SIR, तमाम बहाने ढूंढती है हार के, असली कारण कांग्रेस पार्टी की हार का राहुल गांधी की देश विरोधी नेतृत्व जो ऑपोजिशन का है वो है। और बिहार में करारी हार और पार्टी टिकट बेचने के आरोपों से घिरी कांग्रेस की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला पंजाब से है, जहां कांग्रेस पर 500 करोड़ रुपए में प्रदेश का CM पद बेचने का आरोप लगा है। यह आरोप भी कल तक कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रहे पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और कांग्रेस की सांसद रही नवजोत कौर ने लगाए। नवजोत कौर ने कांग्रेस पर 500 करोड़ रुपए में CM पद बेचने का आरोप लगाए हैं। वहीं नवजोत कौर के इस आरोप के बाद भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पर बहुत ही गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो 500 करोड़ में CM का पद बेचती है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस तरह के आरोप लग चुके हैं। ये बेहद ही गंभीर मामला है। इससे साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी और बाहर भी लोकतंत्र के लिए भी दुश्मन है। देश की जनता को कांग्रेस से सावधान रहे। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे नवजोत सिंह सिद्धू जी की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू जी ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का पद कम से कम 500 करोड़ रुपए अटैची में आप दें, उसके बगैर संभव नहीं है। और कांग्रेस में आरोप पहली बार नहीं लगा है। इससे पहले भी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब करेज एंड कमिटमेंट में लिखा था कि 2008 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में सारी सीटों की बोली लग रही थी, यानी जो जितना पैसा दे सकता है उनकी नीलामी ऐसी हो रही। देश की जनता को बहुत सावधान रहना चाहिए कि ये लोग पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं और पार्टी के बाहर भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं। और वहीं महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां एक कार लगभग 1000 फीट की गहरी खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में 6 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन, आपदा प्रबंधन दल राहत और बचाव कार्य में जुट गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मृतकों को बाहर निकालने और संभावित घायलों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा कि महाराष्ट्र के नासिक में हुए हादसे में लोगों की जान जाने से बहुत दुख हुआ। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द स्वस्थ हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये X पर ये ट्वीट किया गया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट से सुरक्षा बलों को नक्सल मोर्चे पर ऐतिहासिक सफलता मिली है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन के कान्हा भोरमदेव डिवीजन से जुड़े 10 सशस्त्र नक्सलियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में भारत के संविधान पर विश्वास जताते हुए मध्य प्रदेश पुलिस के समक्ष आधुनिक हथियारों जैसे AK-47, इंसास राइफल, SLR, वॉकी टॉकी सेट और इसके अलावा भी तमाम चीज़ें यहाँ पर देकर आत्मसमर्पण किया है।
और इन सभी नक्सलियों पर विभिन्न राज्यों में कुल 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इसे नक्सलवाद के अंत की दिशा में एक निर्णायक कदम बताते हुए सुरक्षा बलों की दृढ़ता, निरंतरता और जनता के सहयोग की सराहना की है। पिछले 10 वर्षों से सक्रिय ये डिवीजन बालाघाट, मंडला, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले और कान्हा नेशनल पार्क के घने जंगलों में नक्सल गतिविधियों में सक्रिय था। हॉक फोर्स और इंटेलिजेंस विंग के सुनियोजित और लगातार अभियानों ने इन नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित किया। केंद्र और राज्य सरकार की विशेष पुनर्वास नीति, आर्थिक सहायता, कौशल विकास और सामाजिक पुनर्स्थापन जैसी पहलों ने भी इस सरेंडर को संभव बनाया। वर्ष 2025 से अब तक बालाघाट जोन में सुरक्षा बलों ने सर्वाधिक 10 हार्डकोर नक्सलियों को मुठभेड़ों में ढेर किया है, जिन पर 1 करोड़ 86 लाख रुपए का इनाम घोषित था। प्रदेश पुलिस के बढ़ते दबाव के परिणाम स्वरूप हाल ही में एमएमसी जोन के लगभग 17 नक्सली पहले ही सीमावर्ती राज्यों महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इस आत्मसमर्पण के साथ ही एमएमसी जोन का केबी डिवीजन मध्य प्रदेश में पूरी तरह से समाप्त माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति की संभावना मजबूत हुई है। और 26 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। पुलिस की योग्य कार्रवाई के कारण से अपने आप को सरेंडर किया है। मध्य प्रदेश सरकार सारे अभी भी बचे हुए जो कुछ, यद्यपि हमारे राज्य में बहुत थोड़े से बचे हैं, मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि आइए हम सब पुनर्वास की नीति के माध्यम से उनके जीवन की भी गारंटी लेंगे। लेकिन ये समय सीमा भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का हमारा सबका संकल्प है कि हर हालत में हमारी धरती पर नक्सलवाद का हम खात्मा करके रहेंगे। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला आज भी जारी रहा, जिसके चलते इंडिगो के यात्रियों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि बीते दिनों के मुकाबले स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर आया है। इस मामले पर सरकार बेहद सख्त है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। सरकार ने हस्तक्षेप करके यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं, तो इंडिगो के शीर्ष नेतृत्व को तलब करके जवाब भी मांगा है। सरकार की सख्ती के बाद इंडिगो भी हालात को सामान्य बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है, तो जल्द ही फ्लाइट्स कैंसिल होने का सिलसिला थमने की उम्मीद बढ़ गई है। इंडिगो के यात्रियों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि बीते दिनों के मुकाबले स्थिति में थोड़ा सुधार आया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन संचालन में तेजी से बहाली और यात्री सुविधा में तेजी की बात कही है। हालांकि रविवार सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में देरी और कैंसिलेशन के कारण यात्रियों की लंबी लाइन देखी गई। अमूमन ऐसे ही नज़ारे देश के दूसरे एयरपोर्ट पर भी नजर आए। कुछ यात्री तो ऐसे भी हैं जो 3 दिसंबर से ही एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। देश भर में इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये इंडिगो का काउंटर है। यहाँ पर बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। हर यात्री की एक नई कहानी है। मेरी समस्या है, कल लेट दिखा रहे थे, डिले दिखा रहे थे फ्लाइट। मैंने आज उस हिसाब से आया। कहाँ जाना था? मुझे पूर्णिया जाना था, तो अभी बोल रहा है कि नहीं आपका डिपरेचर टाइम 10:35 है, 1 टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग आया, मेरा टिकट कैंसिल बता रहा है। फ्लाइट कैंसिल हो गई है और यहाँ तक कि लोग ये कह रहे हैं कि जिनकी फ्लाइट कैंसिल है उन्हीं को अल्टरनेट फ्लाइट के लिए वो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, हायर रेट्स चार्ज कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने आश्वासन दिया है कि सरकार इस संकट को लेकर जवाबदेही तय करने के लिए कदम उठाने जा रही है। मोहोल ने कहा कि ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द हो गई हैं उन्हें पैसे वापस कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने मौजूदा स्थिति के कारणों का पता लगाने और निवारण उपायों की सिफारिश करने के लिए 4 सदस्यीय एक जांच समिति का गठन किया है और 4 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विदाउट एनी कैंसिलेशन फी चार्जेस को यहाँ पे न लेते हुए प्रवासी जो है हमारे उनके पैसे वापस दिए जाए, जो उनका लगेज है बैगेज हो 48 आवर्स के अंदर उनको मिले। ऐसे बहुत सारे निर्णय हमने इमीडिएटली ले लिए हैं। इस बारे में सरकार बिल्कुल
गंभीरता से विचार कर रही है। जो जांच कमेटी अपॉइंट किए उसका रिपोर्ट आने के बाद बिल्कुल उस पर कार्रवाई भी होगी। जो कसूरवार है, जिनकी वजह से ये हुआ है, मैनेजमेंट का क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या उन्होंने ये सीरियसली क्यों नहीं लिया, ये सब बातें उसमें आएगी और बिल्कुल कार्रवाई होगी। इंडिगो पर सरकार की सख्ती का असर दिखाई देने लगा है। नागर विमानन मंत्रालय के मुताबिक इंडिगो ने उड़ानों के रद्दीकरण के लिए अब तक यात्रियों को 610 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। सरकार ने एयरलाइन को बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्दीकरण से प्रभावित हुए सभी यात्रियों को पूरा रिफंड लौटाने का आदेश दिया है। ब्यूरो इनपुट के साथ तापस भट्टाचार्य और दिव्यांशु की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और डीजीसीए ने इंडिगो के अकाउंटेबल मैनेजर और सीईओ को 6 दिसंबर 2025 को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे का एक्सटेंशन दिया है। ये नोटिस हाल ही में बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल दिक्कतों और नियमों के उल्लंघन के बारे में था। दोनों अधिकारियों ने डीजीसीए से जवाब देने के लिए और समय देने का आग्रह किया था। अनुरोध की समीक्षा करने के बाद डीजीसीए ने जवाब देने के लिए 8 दिसंबर 2025 को शाम 6 बजे तक का समय दिया है। साथ ही निर्देश दिया है कि जवाब देने के लिए आगे कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। डीजीसीए ने चेतावनी दी है कि अगर बढ़ी हुई समय सीमा के अंदर पूरा और विस्तृत जवाब नहीं दिया गया तो रेगुलेटर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर एक तरफा कार्रवाई करेगा। और वहीं इंडिगो की भारी फ्लाइट कैंसिलेशन से देश भर में यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी हालात को देखते हुए भारतीय रेलवे कई बड़े शहरों से विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है और इसी क्रम में सोमवार यानी 8 दिसंबर को रेलवे 22 विशेष ट्रेनें चला रहा है। रेलवे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन ट्रेनों की सूची जारी की है। इनमें से 8 ट्रेनें दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से चलेंगी। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग एमएल आधारित अनुप्रयोग बुद्धिमान, उपभोक्ता केंद्रित, स्व अनुकूलित वितरण नेटवर्क के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में विद्युत वितरण क्षेत्र में एआई एमएल प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर केंद्रित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एआई एमएल आधारित समाधान, स्मार्ट मीटर एनालिटिक्स, डिजिटल ट्विन्स, पूर्वानुमानित रखरखाव, चोरी का पता लगाने वाली इंटेलिजेंस, उपकरण स्तरीय उपभोक्ता अंतर्दृष्टि, स्वचालित आउटेज पूर्वानुमान और जेन एआई आधारित निर्णय समर्थन उपभोक्ता अनुभव और परिचालन दक्षता दोनों को बदल सकते हैं। हम 2030 तक 500 गीगावाट केवल आरी तक आने वाले हैं। आरी को बढ़ाना, फॉसिल पावर को कम करना, ये हमारी एक आवश्यकता है। जनरेशन की कॉस्ट कम करो, ट्रांसमिशन की कॉस्ट कम करो, साथ में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी कॉस्ट भी कम हो। एप्लियंसेस, एनर्जी एफिशिएंसी, ये सब आने चाहिए। उसमें जो नया प्रयोग मीटर को लेकर के आप लोग कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर, इसमें भी क्या क्या चीजें हैं कि अलर्ट किया जा सके कंज्यूमर को। इसके लिए भी ट्रेनिंग का, अवेयरनेस का बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। और नई दिल्ली के भारत मंडपम में विद्युत वितरण क्षेत्र में एआई एमएल प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर केंद्रित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय कंपनियों के कई नवाचार देखने को मिले। इन एआई और मशीन लर्निंग के नवाचारों के उपयोग से विद्युत वितरण व्यवस्था को काफी सुगम बनाया जा रहा है। एआई मशीन लर्निंग के तहत तमाम तरह के उत्पाद यहाँ पर एग्जीबिशन में यहाँ लगाए गए हैं, जो कि किस तरीके से हम पावर की बचत कर सकते हैं, किस तरीके से एनर्जी कंजम्पशन को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके यहाँ पर कई मेक इन इंडिया प्रोडक्ट हैं। और ऐसा ही ये प्रोडक्ट जो है, जो यहाँ पर भारत स्मार्ट प्लग के नाम से है। हमारा घर में मल्टीपल अप्लायंसेस रहते हैं, सो अप्लायंसेस को हम रिमोटली कैसा मॉनिटर करें। आपका गीज़र को ये भारत स्मार्ट प्लग कनेक्ट कर लिया, सो आपको उसको रिमोटली ऑन ऑफ कर सकते, फर्स्ट एस्पेक्ट। नेक्स्ट, उसका टाइमिंग सेट कर सकते, कभी भी कोई भी ऑन करे ऑटोमेटिकली जो टाइमिंग सेट किया 10 मिनट्स है, 6 मिनट्स है, 8 मिनट्स है, वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा। कुल मिला के जितनी एनर्जी की आवश्यकता है उतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। अप्लायंसेस जो इससे कनेक्ट होंगे और पूरी तरीके से कंट्रोल होंगे। आप इंटेलिजेंटली टाइमिंग को सेट कर रहे, मतलब वो ज़्यादा गर्म करने की जगह थोड़ा कम कर रहे, वो दैट इज गुड इनफ। लोड शेडिंग और
पावर कट जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में एक बड़ी समस्या है और उसके निपटने के लिए यहाँ पर कई मॉडल्स, कई आविष्कार यहाँ पर दिखाए गए हैं जिस तरीके से जो है वो लोड शेडिंग या पावर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। एआई के माध्यम से प्रीकास्ट हम करके उसके माध्यम से हम पहले ही पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और प्लानिंग कर सके प्रॉपर कि कोई भी लोड शेडिंग या पावर डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम ना आए। तो हमने एक मॉडल बनाया है जिसमें हम कंज्यूमर का लोड डिसएग्रीगेट करके पता लगा सकते हैं कि किस एक्चुअल ट्रांसफार्मर में दिक्कत आ रही है। इससे क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ पूरे एक एरिया का लोड शेड करने के बजाय, पूरे एक एरिया का पावर कट करने के बजाय स्पेसिफिकली ट्रांसफार्मर्स को टारगेट किया जा सकता है डिस्कॉम के द्वारा, जिससे सारे यूजर्स को इफेक्ट नहीं पड़ेगा और सिर्फ स्पेसिफिक हाई कंज्यूमिंग यूजर्स जिसको हम चाहते हैं कि एक्चुअल में बिजली वो कम यूज़ करें, उन्हें हम वार्न कर सकते हैं कि कल हीट वेव आ रही है, आपको अपना एसी का यूजेज कम करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ सारे यूजर सफर के स्पेसिफिक यूजर ग्रुप टारगेट करके वी कैन प्रिवेंट एनी आउटेजेस। हर घर का एक हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं जिसमें क्या होता है, दिस इज द कंजम्पशन लाइन, हर घर की कंजम्पशन है, ये आपको डेटा मिल जाएगा, ये आपका बिजली का बिल है। हम क्या करते हैं, हम इसको डिसएग्रीगेट करते हैं, हम इसमें आपको बता सकते हैं कि कितना एसी का कंजम्पशन है, कितना गीजर का कंजम्पशन है। इससे होगा क्या, मान लीजिए हमारे पास ये 4 सेक्टर हैं, ये 4 सेक्टर में ग्रिड बटी हुई है और अगर सिर्फ इस सेक्टर में दिक्कत है, इस सेक्टर में लोड अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, हमारी ग्रिड क्या करेगी, पूरे एरिया की बिजली काट देगी। लेकिन हमारे इस सिस्टम के आने के बाद हम ये ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि इस एरिया में दिक्कत है तो सिर्फ इस एरिया का लोड शेड करा के हम बाकी सब घरों को लोड शेड से बचा सकते हैं, उनकी बिजली नहीं कटेगी। मशीन के साथ जो है एआई का उपयोग करके इस तरीके के तमाम जो है ऐसे आविष्कार किए जा रहे हैं, ऐसे चीज़ें बनाई जा रही है जिससे कि आगे चल के जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा आसान होगा, बहुत ज़्यादा वो रिस्क फ्री होगा और जो तमाम दिक्कतें आती है उनको इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से आसानी से सॉल्व किया जा सकेगा। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए उम्मीद केंद्रीय पोर्टल आधिकारिक तौर पर 6 दिसंबर को अपलोड के लिए बंद हो गया है, जिससे उम्मीद अधिनियम 1995 और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार इसकी 6 महीने की विंडो पूरी हो गई है। इस पोर्टल को 6 जून 2025 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लॉन्च किया था। अंतिम गणना में समय सीमा नजदीक आते ही गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कई समीक्षा बैठकों, प्रशिक्षण कार्यशालाओं और सचिव स्तर तक के उच्च स्तरीय हस्तक्षेपों ने इस प्रक्रिया में नई गति ला दी है, जिससे अंतिम घंटों में अपलोड में तेजी आई है। पोर्टल पर 5,17,040 वक्फ संपत्तियों को शामिल किया गया। नामित अनुमोदकों द्वारा 2,16,905 संपत्तियों को मंजूरी दी गई। निर्माताओं द्वारा 2,13,941 संपत्तियां प्रस्तुत की गई और समय सीमा तक पाइपलाइन में सत्यापन के दौरान 10,869 संपत्तियां अस्वीकृत कर दी गई। बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम जारी है। अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता विशिष्ट गणना प्रपत्रों का वितरण और डिजिटलीकरण लगभग पूरा हो चुका है। निर्वाचन आयोग के अनुसार लक्षद्वीप, गोवा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ने ईएफ का 100% वितरण कर लिया है। राजस्थान में भी ईएफ वितरण 100% हुआ है। इसमें राज्य का 193 अंतर विधानसभा क्षेत्र शामिल नहीं है, क्योंकि इस सीट पर उपचुनाव के कारण संशोधन स्थगित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी में वितरण स्तर क्रमशः 99.99%, 99.99% और 99.98% दर्ज किया गया। डिजिटलीकरण के मोर्चे पर भी लक्षद्वीप और राजस्थान ने 100% कार्य पूरा कर लिया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य क्रमशः 99.89% और 99.83% डिजिटलीकरण के साथ दूसरे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल में 99.54%, जबकि गुजरात में 99.04% डिजिटलीकरण हुआ है। तमिलनाडु में 99%, जबकि केरल में 96.89% डिजिटलीकरण हुआ है। 15.44 करोड़ से अधिक मतदाताओं वाले राज्य उत्तर प्रदेश में ईएफ वितरण का काम 99.94% पूरा कर लिया गया है, लेकिन डिजिटलीकरण 95.72% दर्ज किया गया है। और अब बात करेंगे काशी तमिल संगमम की।
काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत तमिलनाडु से आए शिक्षक पहुंचे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, जहां परंपरा, आस्था और संस्कृति की दिव्यता ने उनका अद्भुत स्वागत किया। अयोध्या की पावन धरा पर कदम रखते ही जैसे तमिल शिक्षकों का पूरा जत्था भाव विभोर हो उठा। रघुवर की जन्मभूमि में उनका पारंपरिक और भव्य स्वागत हुआ। अवध की लोक परंपराएं और तमिलनाडु की नृत्य कलाएं एक साथ, मानो दो प्राचीन संस्कृतियों का आध्यात्मिक मिलन हो रहा हो। ढोल मृदंग की गूंज, नुपुरों की झनकार और राम भक्ति का उमड़ता सागर। शिक्षक खुशी से थिरक उठे, जैसे आत्मा नैसर्गिक उमंग से स्वयं झूमने लगी हो। काशी तमिल संगम का जो आयोजन पिछले 4 वर्षों से किया जा रहा है, ये चौथा आयोजन है और इससे काशी और तमिल दोनों के जो कल्चर हैं आदान प्रदान हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा है कि एक दूसरे की संस्कृति से एक दूसरे को जानने को मौका मिल रहा है। इससे यहाँ भी एक दूसरे कल्चर से हम लोग परिचय हो रहे हैं, तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। अलसुबह जय श्री राम के उद्घोष के साथ तमिल शिक्षक रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। रामलला की दिव्य छवि निहारते ही चेहरों पर एक ऐसी शांति उतर आई, मानो बरसों की प्यास क्षण भर में बुझ गई हो। नवनिर्मित भव्य राम मंदिर का सौंदर्य, उसकी अद्भुत प्रकाश आभा और परिसर की आध्यात्मिक ऊष्मा सभी को अलौकिक अनुभूति से भर गई। अयोध्या और हनुमान का मंदिर देखे हुए और ये सरयू का देखे हुए बहुत स्पिरिचुअली फील हो रहे हैं। रामलला का दर्शन कर शिक्षक हनुमानगढ़ी की ओर आगे बढ़े। अंजनेय के दिव्य स्वरूप के चरणों में नमन करते ही भक्ति का अद्भुत प्रवाह मन में उमड़ पड़ा। हनुमानगढ़ी से बजती घंटियों की धुन और हवा में घुली राम नाम की गूंज का संगम तमिल शिक्षकों को पूरी तरह भक्ति में लीन कर गया। We enter the temple straightly in the VVIP entrance. We have the nice darshan. We prayed very well, and we pray for everyone. And then after completing this part, we came here, this river, Sarayu River. Here the part very nice. We are very lucky to have this chance. Thank you for the Modi ji as well as UP government for arranging this. हनुमानगढ़ी के बाद तमिल शिक्षक मां सरयू के पावन तट पर पहुंचे। सरयू के निर्मल जल पर पड़ती सुनहरी आभा ने सभी के मन में एक दिव्य शांति भर दी। ऐसी पावन अनुभूति के साथ कारवां आगे काशी की ओर बढ़ चला। काशी संगमम 4.0 के तहत ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा का पड़ाव हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ा और साथ ही साथ उन्होंने रामलला के दर्शनों की अपनी अधूरी आस को भी पूरा किया। यहाँ से वो एक अपनी अच्छी याद लेकर जा रहे हैं और यहाँ के दर्शनों से भी वो आह्लादित हैं। कैमरामैन संदीप के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, अयोध्या। और अब बात करेंगे गोवा की। गोवा के गवर्नर अशोक गजपति राजू ने नाइट क्लब में आग लगने से घायल हुए लोगों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की और घायलों का हालचाल जाना। घायलों से मुलाकात के बाद गवर्नर गजपति राजू ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि घायलों को मेडिकल मदद मिल रही है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। प्रार्थना करते हैं कि वे ठीक हो जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने भी सभी रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स की समीक्षा का आश्वासन दिया है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। किसी की भी जान जाना एक दुखद घटना है। Medical staff appears to be conscious of their duties and they are doing their best. So we all have to pray to God. One is compensation. It's an ex gratia that you're giving to help the families, to help the patient. It is, after all, we are in a free country and not only the state government is responsible, the government of India is also responsible. And I'm glad that they are announced it fast, but saying like a compensation, what are you compensating?
Life has no value. You can't value life. You can't value, it's valueless. You can't value life. That's the main thing here. Anyway, we pray that they will recover fast and get back to this. And such an unfortunate incident, not recurrent. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ नगर निगम की महापौर सुषमा खरकवाल भी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के मुद्दे पर सक्रिय दिख रही हैं। सुषमा खरकवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां भी घुसपैठिया हो तुरंत उनके कागजात की जांच करें। सुषमा खरकवाल ने कहा है कि स्थानीय लोगों को भी इससे काफ़ी समस्या होती है। वहीं घुसपैठियों के कारण क्षेत्र में अपराध की घटनाएं भी बढ़ी हैं। डीडी न्यूज़ संवाददाता ने स्थानीय लोगों से घुसपैठियों को लेकर विशेष बातचीत की। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद महापौर सुषमा खरकवाल ने इस बस्ती का भी दौरा किया। कैमरा पर्सन से कहेंगे इस बस्ती को दिखाएं। ये बस्ती है जहां अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं। यहाँ डंपिंग है, कूड़े की डंपिंग की जाती है। आसपास के लोगों को इससे काफ़ी दिक्कतें हैं। यहाँ पर रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं तो उनसे अपराध बढ़ता है और इस टाइप के मतलब अपराध जैसे हो गया और घटनाएं जैसे कि लूटपाट बहुत तरीके की घटनाएं इन लोग रहने से हो रही हैं यहाँ पे। इन लोग के सबके कागज़ पत्र चेक किया जाए, अगर जो जैसे लीगल है आदमी तो अपना रहेगा, जो नहीं उनके यहाँ से हटाया जाए। बहुत समस्याएं हैं। एक तो दिक्कत ये है कि जैसे इन्होंने सीवर लाइन में कनेक्शन जोड़ लिए, तोड़ के अपना कॉलोनी के अंदर अपना इनका जमावड़ा लगा रहता। अपने बच्चे दिन भर अपना घर के बाहर लगे पड़े हैं। कुछ भी मतलब असुरक्षा की भावना तो रहती है। यहाँ पे तो लोकल सीतापुर या महमूदाबाद आसपास के लोग हैं, इसमें वैसे तो नहीं है। लेकिन कूड़ा डम होने की एक समस्या है कि यहाँ बदबू आती है। ये वही जो आसामी लोग हैं, वो भाषा से तो आसामी लगते हैं। अब वो आसामी हैं, बांग्लादेशी हैं, क्या है तो नहीं पता। ये तो कागज़ देख के पता चलेगा। सरकार चाहती है कि जो देश के लोग हैं वो तो रहें, लेकिन जो विदेशी लोग हैं, जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं, वहाँ से आए हुए हैं, उनको किसी भी दशा में बाहर निकाला जाए। उनके लिए डिटेंशन सेंटर खोले जा रहे हैं जिससे वहाँ रखे जाएं और इस तरीके की व्यवस्था सरकार कर रही है कि किसी भी दशा में इन लोगों को देश के बाहर किया जाए। भले ही उसकी चुनौतियाँ थोड़ी बहुत आएंगी, लेकिन जो अपराध है वो कम होगा और दूसरा जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है उसमें भी राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन विशाल सोनकर के साथ रामेन सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। और इंडिया गेट के नजदीक पंडारा रोड पर आयोजित राधा रानी के कीर्तन कार्यक्रम पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। कीर्तन पंडाल पर पथराव के कारण अफरा तफरी मच गई। पत्थर और कांच की बोतलें फेंके जाने के बाद कई लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। हमले में मधु मनोचा नामक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। उन्हें पहले आरएमएल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार उनका चल रहा है। दिल्ली पुलिस की पश्चिम जिला की एंटी बर्गलरी सेल ने एक बड़ी कार्रवाई की है। राजधानी में तेजी से सक्रिय हो रहे 3 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी राजधानी में बंद मकानों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे और अपराध के लिए चोरी की गई मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। वहीं पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि तीनों आरोपी सिकलीगर समुदाय से हैं और दिल्ली सहित कई राज्यों में चोरी की घटनाओं में शामिल रहे हैं। गैंग का हैंडलर गुलशन इंदौर में बैठकर इन वारदातों को संचालित करता है। और बिहार में अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर बीआईएसएफ का गठन होगा। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जल्द ही इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि निवेशक निर्भीक होकर बिहार में निवेश कर सकें, उद्योग स्थापित कर सकें और इसके लिए अलग सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की 2 प्राथमिकताएं हैं, जिनमें कानून का राज और युवाओं को रोजगार सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग को रोडमैप तैयार करने और टाइम बाउंड क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संयुक्त मोर्चा की बैठक में भी शामिल हुए। बिहार को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोडमैप तैयार किया है। सीएम ने फुलवारी शरीफ में सुधा मिल्क प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और उत्पादन बढ़ाने के निर्देश भी दिए। साथ ही नई तकनीक अपनाने और डेयरी नेटवर्क विस्तार के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि दुग्ध सहकारी समितियों के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बनेंगे और किसानों की आय में बढ़ोतरी भी होगी। मौजूदा वक्त में बिहार में दुग्ध सहकारी समितियों से 7.5 लाख दूध उत्पादक जुड़े हुए हैं, जिनमें से 25% महिलाएं हैं। राज्य में
रोजाना 54 लाख लीटर दूध का संकलन और प्रसंस्करण किया जाता है। सुधा ब्रांड के तहत ही रोजाना 18 लाख लीटर दूध की बिक्री होती है। अब दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए चिलिंग सेंटर, बल्क मिल्क कूलर और आधुनिक प्रसंस्करण इकाइयां विकसित की जा रही हैं। भारतीय डेफ क्रिकेट टीम दुबई दौरे पर 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए मैदान पर जमकर पसीना भी बहा रही है। दिल्ली वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल में चल रहे प्रैक्टिस सेशन में टीम के खिलाड़ी दुबई के खिलाफ मुकाबले के मद्देनजर कड़ी मेहनत करते हुए नजर आए। इस बीच एक कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों की जर्सी भी लॉन्च की गई। भारतीय डेफ क्रिकेट टीम और दुबई के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज 11 से 13 दिसंबर तक दुबई में खेला जाना है, जिसके लिए भारतीय डेफ क्रिकेट टीम 9 दिसंबर को रवाना होगी। भारतीय डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित जैन का कहना है कि आगामी सीरीज के लिए टीम हर मोर्चे पर तैयार है। हम लोग जब दुबई जा रहे हैं उससे पहले हमने यहाँ पे एक नेशनल टूर्नामेंट का आयोजन किया था, जिसमें से सभी खिलाड़ियों का चयन किया गया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि दुबई में एक स्ट्रॉन्ग टीम जाएगी और हम वहाँ से विजयी होकर ही वापस आएंगे। यहाँ हम सभी लोगों का कड़ा अभ्यास चल रहा है, चाहे उसमें फिजिकल ट्रेनिंग हो, बैटिंग की हो, बॉलिंग की हो, हम सब तरीके से तैयारियाँ कर रहे हैं और दुबई में विजय होकर ही वापस आएंगे। मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर पूजा तोमर UFC मुकाबला जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, जो भारतीय कॉम्बैट स्पोर्ट्स के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। एक साधारण पृष्ठभूमि से UFC के भव्य वैश्विक मंच तक का उनका सफर वाकई प्रेरणादायक रहा। DD इंडिया संवाददाता नारायण सिंह के साथ विशेष बातचीत में पूजा ने कहा कि जापान में होने वाले 2026 एशियाई खेलों में मिक्स्ड मार्शल आर्ट को शामिल करने से इस खेल को काफी बढ़ावा मिलेगा। दुनिया में मिक्स मार्शल आर्ट का सबसे बड़ा मंच है UFC का, और UFC में पहली फाइट जीतने वाली पहली भारतीय हैं पूजा तोमर, जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं। पूजा, आपका स्वागत है। UFC में पहली फाइट जीतना 2024 में जीती थी आपने डॉस सैंटोस, जो कि ब्राज़ीलियन फाइटर थी। तो कैसे देखते हैं इस अचीवमेंट को आप, जो पहली महिला हैं इतने बड़े मंच पे जीतने वाली? ये अचीवमेंट मेरे लिए इतनी बड़ी है कि मैं इसे अभी एक्सप्लेन करूँ तो शायद पूरा दिन भी छोटा पड़ जाए। और एक छोटे से गांव से निकलना, जहाँ पे लड़की होना ही थोड़ा गुनाह मानते थे कि लड़की पैदा ना हो, वहाँ से और ऐसे मंच पे कि जो अभी तक भी कोई लड़की नहीं है, एक लौती लड़की मैं वहाँ पे हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। कितना मुश्किल रहता है एज ए एथलीट, एज ए फाइटर आपके लिए, क्योंकि इसमें स्किल का बहुत बड़ा गेम है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? मिक्स मार्शल आर्ट में ये बोलते हैं, सच में एक अपने आप में आर्ट है। इसमें आप, अगर आप बॉक्सिंग में बेस्ट है, आपकी बॉक्सिंग अच्छी है, तो आप दिखा सकते हैं कि मैं एक एज ए बॉक्सर भी अपने आप को इसमें अच्छा दिखा सकता हूँ। आपकी रेसलिंग अच्छी है, या आप ताइक्वांडो, मतलब कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आप जिसमें भी बेस्ट है, तो आप अपने आप को वहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसको अपना एशियन गेम्स में शामिल कर लिया गया। 2026 में जापान में जो एशियन गेम्स होंगे उसमें मिक्स मार्शल आर्ट एज ए इवेंट होगा। तो एज अ स्पोर्ट्स के लिए इसको कैसे देखती हैं कि इसको स्पोर्ट्स को बढ़ने में इससे कितनी मदद मिलेगी? मैं अभी इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ कि अभी एशियन गेम में इंक्लूड हो गया है मिक्स मार्शल आर्ट, और हमारे इंडिया में मैं इतना ज़्यादा अपने इंडियन फाइटर के अंदर वो चीज़ महसूस करती हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे वो काफ़ी मेडल लेके आ सकते हैं। राइट नाउ जो भारत में मिक्स मार्शल आर्ट का स्कोप है, वो कैसे देखते हैं आप? पहले तो मैं इतना नहीं देख रही थी, बट अभी जैसे धीरे धीरे काफ़ी लीग स्टार्ट हो गई है और अभी एशियन गेम में भी आ गया, तो एकदम से इन 1-2 सालों से अब मैं जैसे UFC में भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हो रहा है। लोग जान रहे हैं कि हाँ भाई मार्शल आर्ट भी कुछ है जो आप खेलते हो। सब लोग मुझे पूछते हैं क्या डर नहीं लगता ये चीज़ों से, बट ये इतना, मैं एज ए स्पोर्ट्स इसको मैं बहुत आगे नंबर देना चाहती हूँ। पूजा ने वो काम किया है जो आने वाले जो बडिंग प्लेयर्स हैं जो कि मिक्स मार्शल आर्ट को खेलना चाहते हैं, तो उससे उनको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी पूजा से। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ नारायण सिंह, DD न्यूज़, गुड़गांव। और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को एशियज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में 8 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 241 रन बनाए और 64 रनों की बढ़त हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन दूसरी पारी में 2 विकेट पर 69 रन बनाकर जीत दर्ज की। इससे पहले इंग्लैंड ने पहली पारी में 334 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 511 रन बनाकर 177 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी। दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम 241 रन पर ढेर हो गई। पहली पारी में इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया से 177 रन पीछे थी। ऐसे में मेजबान
कि टीम को सिर्फ 65 रन का लक्ष्य मिला, जिसे उन्होंने आसानी से हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले पर्थ टेस्ट में भी जीत दर्ज की थी। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। और आइए अब देखते हैं देश की कुछ महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। नॉर्थ गोवा के अरपुरा स्थित एक नाइट क्लब के रेस्टोरेंट में आग लगने से मरने वालों की संख्या 25 हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घटना पर गहरा दुख जताया है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के वीरों और वीरांगनाओं का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर हम उन वीर पुरुषों और महिलाओं के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो अटूट साहस के साथ हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। आइए हम भी आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में सहयोग करें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रविवार को गुरुग्राम में ब्रह्म कुमारी के ओम शांति रिट्रीट सेंटर के रजत जयंती वर्ष समारोह का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने पिछले 24 वर्षों से समाज को दी जा रही आध्यात्मिक सेवाओं के लिए इस केंद्र की सराहना की। अपने गुजरात दौरे के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद नगर निगम की 1507 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इसके साथ ही अहमदाबाद के थलतेज वार्ड में पीएम आवास योजना के तहत बने 861 नवनिर्मित EWS आवासों का उद्घाटन किया। अमित शाह ने कहा कि ये अत्याधुनिक और सुविधा संपन्न आवास क्षेत्रवासियों के सुगम और सुरक्षित भविष्य को मजबूत आधार बनाएंगे। मानवता के लिए धर्म के प्रति निष्ठा का मूल मंत्र देने वाले हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी शताब्दी समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि जब मुगल आक्रांताओं ने देश पर आक्रमण कर लोगों का धर्मांतरण कराया और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की, तब गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अपना सर्वस्व बलिदान देकर राष्ट्र की रक्षा की। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने भारत मंडपम में विद्युत वितरण क्षेत्र में AIML प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर केंद्रित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग ML आधारित अनुप्रयोग बुद्धिमान उपभोक्ता केंद्रित स्व अनुकूलित वितरण नेटवर्क के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दिल्ली सरकार ने छात्रों को AI के माध्यम से वास्तविक समस्याओं का समाधान सिखाने हेतु दिल्ली AI ग्राइंड पहल शुरू करने की घोषणा की है। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी हमेशा देश को आगे बढ़ाने के लिए उच्चतम टेक्नोलॉजी को देश में लाने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।